सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को कक्षा 7वीं के सुलभ भारती से हिंदी विषय से चौथा पाठ आपका देहात और शहर सिखाने के लिए जा रही हूँ। अब सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसके लेखक अभिषेक पांडे जी ने उनके परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। अभिषेक पांडे जी का जन्म 29 जनवरी 1992 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनके समसामयिक विषयों में समसामयिक का अर्थ होता है कि जो अभी के समय में जिस समय इन्होंने रचना लिखी उस समय जो प्रचलित था। विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है, यानी इनकी रचना का आधार जो सामाजिक समस्याएं थी जिस समय इन्होंने रचना की, उन समस्याओं को लेकर इन्होंने अपने लेखन कार्य किया है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने देहात ने पत्र लिखा है शहर को, शहर ने लिखा है पत्र को, देहात को। दोनों पत्र के माध्यम से एक दूसरे को वहाँ जो समस्याएं हैं उससे अवगत कराना चाहते हैं। लेखक का उद्देश्य इस पत्र के द्वारा छात्रों को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करना भी है। इस पाठ में लेखक ने देहात और शहर के आपसी पत्राचार के माध्यम से हमारा ध्यान विभिन्न समस्याएं जो समाज में प्रचलित है, जैसे देहात में जो समस्याएं वो भी और जो शहर में समस्याएं हैं वो भी, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। इस पाठ द्वारा छात्रों को पत्र लिखने की भी प्रेरणा मिलती है और साथ ही लेखक ने इस पाठ के द्वारा वर्तमान स्थिति का वर्णन किया है। एक ओर जहां देहातों में धीमे विकास के साथ साथ बेरोजगारी, गुटबाजी, झगड़े, अशांति और सुविधाओं का अभाव है, वहीं दूसरी ओर शहरों में चमक दमक तो है, पर साथ ही भीड़, प्रदूषण, गंदगी जैसी अनेक समस्याएं भी हैं। अब हम पत्र के द्वारा अनेक जो समस्याएं हैं वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए, खोजबीन डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अनेक सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। या जैसे कि डाकघर से जो सेवाएं मिलती है, डाकघर बचत योजना, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, जन सुरक्षा योजना, म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम आदि जो योजनाएं हैं उसके बारे में आप लोगों को सूची बनानी है, तैयार करना है। तो ये मैंने आप लोगों को PDF में दिया हुआ है, आप लोगों के नोटबुक में आप लोग उसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम पत्र किसने लिखा है? पहले तो देहात ने पत्र लिखा है, किसको? मित्र शहर को। और पत्र कब लिखा गया है, ये डेट का उल्लेख होना आवश्यक है। 1 अगस्त को, दिनांक 1 अगस्त 2017 को ये पत्र किसने लिखा है? देहात ने अपने मित्र शहर को। नमस्कार, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर। दूरध्वनि का अर्थ होता है टेलीफोन। दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं? दुखड़ा यानी दुख सुनाना। वो कह रहा है कि अपना दुखड़ा मैं क्या रोऊं। देहात कह रहा है अपने मित्र शहर से, चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें तुमसे साझा करता हूँ। साझा यानी अपना जो दुख है वो बांटना। कई बार देखो, हम कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारे साथ बुरी होती है या अच्छी होती है, हम अपने माँ बाप से, भाई बहन से नहीं बांट पाते हैं, लेकिन वही बात हम अपने मित्रों से ज़रूर बांटते हैं, क्योंकि वो हमारे जो मित्र होते हैं हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे दुख से दुखी होकर हमें कोई उस दुख से निकलने का मार्ग बताते हैं। तो यहाँ पर ये अपने मित्र को, देहात है, शहर जो उसका मित्र है, उसको अपने दुख के बारे में बताना चाहता है। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। ये अच्छी बात है कि डिजिटल क्रांति का असर जो है वो हमारे गांव में दिखाई देने लगा है।
मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। यहाँ पे कह रहे हैं लेखक कि जो नवीन सूचनाएं हैं वो गांव में भी पहुंचने लगी। डिजिटल क्रांति का अर्थ होता है जो अभी इंटरनेट की सुविधाएं, कंप्यूटर यानी संगणक की जो सुविधाएं हैं, जैसे कि आपके कोई अगर प्रियजन, घर के रिश्तेदार कहीं बहुत दूर रहते तो आप उनको वीडियो कॉलिंग करके साक्षात देख सकते हो। ऑनलाइन बिजली का बिल भरा जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। ये सब जो है डिजिटल क्रांति का ही असर है। तो ये सुविधाएं जो है वो गांव में भी लोगों को मिल रही है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ये गांव की क्या है, अच्छाइयाँ हैं। एक तो उनको डिजिटल क्रांति का जो विकास हुआ है वो शहरों में नहीं, वो गांव में भी हुआ है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, ये तो सभी जानते हैं कि जो स्वच्छता से रहेगा, सफाई से रहेगा, वो क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए हमें साफ़ सफाई से, स्वच्छता से रहना आवश्यक है। इसके महत्व को गांव के लोगों ने समझ लिया है और इसीलिए वो सफाई का विशेषकर ध्यान देते हैं। जब से हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि लोगों को स्वच्छता का महत्व बताया, इस पर लोगों ने विशेष ध्यान दिया है और अब वो अपने गाँव को, अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखने लगे हैं, जिससे लोग स्वस्थ रहने लगे हैं। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि जो नवीन चीज़ें आ रही है, जो नई नई आधुनिक पद्धति आ रही है, उसका भी वो प्रयोग करके अपनी खेती की पैदावार को बढ़ाने लगे हैं। कहने का अर्थ है कि पहले खेती बैल द्वारा की जाती थी, अब ट्रैक्टर हो गए हैं, तो उससे खेती को जोतने में आसानी होती है। बारिश, जब खेती के अनुसार बारिश का पानी खेती को नहीं मिल पाता है, तो उसकी भी सुविधाएं हो गई है। पानी खेती में सिंचाई द्वारा वहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सी आधुनिक तकनीकी है जिसका प्रयोग गांव के लोग भी अब करने लगे हैं। इसके साथ ही घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। गांव में अक्सर क्या होता था, लोग खेत में शौच के लिए जाते थे, जिससे वहाँ खेती को खाद तो मिलता था, लेकिन उसके साथ ही वहाँ गंदगी भी बढ़ती थी, जिससे लोग बीमार भी होते थे। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में लोगों को जागरूक किया और गांव-गांव में शौच की व्यवस्था की और वहाँ के जो प्रधान लोग हैं उनके द्वारा मुफ्त में सरकार द्वारा शौच की व्यवस्था की गई, तो लोग इसके प्रति जागरूक होकर शौचालय बनवाकर शौच के लिए शौचालय जाते हैं। खेत में बहुत ही कम लोग जाते हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं। पीने का पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो हैं, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। विद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि हालांकि कुछ परेशानियां अब भी है। ये कौन कह रहा है? देहात कह रहा है अपने मित्र शहर से। डिजिटल क्रांति की व्यवस्था हो गई है, गांव को स्वच्छ रखने की व्यवस्था हो गई है, शौचालय की व्यवस्था हुई है और अत्याधुनिक खेती की पद्धतियों का आविष्कार हुआ है और उसका प्रयोग वहाँ के लोग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ परेशानियाँ अब भी वहीं की वहीं हैं। जैसे पीने की पानी की व्यवस्था, वो पानी कई बार लाने के लिए लोगों को दूर से तक जाना पड़ता है। और विद्यालय हैं, लेकिन महाविद्यालय जैसे कि कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। विद्यालय भी जो है वो बहुत ही दूर है। महाविद्यालय अर्थात कॉलेज जो गांव से बहुत दूर है, जहां जाने के लिए लोगों को तकलीफ़ होती है, वाहन या यातायात के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। और क्या कह रहे हैं, हमारे पास इन सब चीज़ों की कमी है। किसके पास? देहात के पास। लेकिन शहर के पास ये सब चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध है, अच्छी सुविधाएं हैं, विकसित तकनीक है। इसी के वजह से दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा है कौन? शहर।
शहर कैसे उन्नति कर रहा है? दिन दुनी रात चौगुनी का अर्थ होता है बहुत ही तेज़ गति से विकास की ओर वो आगे बढ़ रहा है। यातायात के आधुनिक साधन हैं। यातायात का अर्थ है परिवहन। पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी स्थान में चार चांद लगा रहे। चार चांद लगाना का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ खुशहाली थी, चारों ओर हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही है। रौनक का अर्थ होता है चमक। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है, दूसरों की सुख सुविधाएं देख के हमें अच्छा लगता है, लेकिन उस सुख सुविधा को देखने के बाद तकलीफ़ इस बात की होती है कि हमारे पास उन सुविधाओं का अभाव है। जैसे देहात को ये अच्छा लग रहा है कि शहर के पास यातायात के आधुनिक साधन है, 24 घंटे वहाँ लाइट रहती है, शॉपिंग मॉल है, सारी चीज़ें हैं जो कि उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं और वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों का देहात में अभाव है। इस बात का देहात को तकलीफ़ है। ये बात वो अपने मित्र शहर से कह रहा है। और गांव में क्या है? असुविधाएं हैं, जैसे कि अस्पताल है, लेकिन अस्पताल में जो आधुनिक मशीनें होती हैं, जैसे एक्सरे की बहुत सी और वैसी अत्याधुनिक मशीनें जिसके प्रयोग से जो मरीज़ है वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, उसका अभाव पाया जाता है। इसी तरह विद्यालयों में भी, विद्यालय तो है लेकिन बैठने के लिए बेंच नहीं है, वहाँ शौचालय की थोड़ी तकलीफ़ है, या तो बहुत सी ऐसी जो चीज़ें छात्रों के लिए आवश्यक है उसका वहाँ पर अभाव है। बेरोजगारी, वहाँ पर जो आदमी हैं उनको काम की नहीं मिल पाता है। और आपसी झगड़े, कई आपसी झगड़े होते हैं खेती को लेकर या पारिवारिक कलह के वजह से। गुटबाजी यानी 4-5 लोग अपना गिरोह अलग से बनाकर, अपने गुट बनाकर एक दूसरे से लड़ते हैं। अशांति, जब झगड़े होंगे तो अशांति बनी रहेगी। इन समस्याओं से जो है देहात जो है घिरा हुआ है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। कुछ अशिक्षित मतलब जो एकदम ही पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और कुछ अल्प शिक्षित का अर्थ है जो कुछ पढ़े लिखे हैं। जो अनपढ़ है वो भी पढ़े लिखे नहीं है इसके लिए, और जो अल्प शिक्षित है, जो कुछ पढ़े लिखे हैं, वो भी क्या है? परिवार कल्याण के प्रति उदासीन है। मतलब उन्हें छोटे परिवार का महत्व ही नहीं समझ में आता है कि अगर परिवार छोटा होगा तो आपको हर सुख सुविधाएं मिल पाएगी और आपका जीवन अच्छे से रहेगा, लेकिन अगर परिवार बड़ा होगा तो आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर आपके पास एक सेब है तो 2 बच्चे हैं तो आप उसे आधा आधा देकर दोनों बच्चों को दे सकते हो। अगर 4 बच्चे हैं तो उसी सेब में आपको 4 भाग करने पड़ेंगे। अतः परिवार कल्याण के महत्व को इन्हें समझना होगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार और बड़े परिवार से कष्ट और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। उनके लिए यहाँ काम धंधा भी नहीं है, काम धंधे की भी उन्हें मिल नहीं पाता है। रोज़गार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। रोज़गार, जैसे कि पहले बताया है लेखक ने, यहाँ पर रोज़गार जितने वहाँ पे जनसंख्या है उसके अनुपात में मिल नहीं पाता है। खेती से लोग उतना आमदनी नहीं हो पाती है, इसके लिए लोग रोज़गार की तलाश में शहर आ जाते हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। जो खेती का काम होता है, समय पे फसल कटाई होती है, बुआई होती है, तो एक व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो उसके लिए मज़दूर की आवश्यकता होती है। लेकिन जो मज़दूर है वहाँ पे उनको अधिक पैसे नहीं मिल पाते हैं, रोज़गार नहीं मिल पाता है, तो इसलिए वो शहर की ओर आते हैं कि यहाँ पे अधिक पैसे कमाएंगे। तो गांव में खेती के लिए भी मज़दूर समय पर नहीं मिल पाते हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। जो देहात के लोग हैं वो शहर की ओर क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं हैं और शहरी चमक दमक, इसके कारण जो देहात के लोग हैं शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। लोगों को यहाँ पर ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूटा सा है, बताइए मैं क्या करूँ? यहाँ पे कह रहे हैं क्या
जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी ठीक से नहीं हैं। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। लोग बीमार तो देहात में भी होते हैं और शहर में भी होते हैं। शहर में आधुनिक अस्पतालों की व्यवस्था है, उचित उपकरण और मशीनों की व्यवस्था है, जिससे मनुष्य का इलाज आसानी से हो जाता है। लेकिन गांव में, देहात में इसका अभाव पाया जाता है, जिसके वजह से लोग सही समय पर ठीक नहीं हो पाते हैं। परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं? यानी जो बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, लोगों को खेती के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, अनेक ऐसी समस्याएं आ रही है जिससे वहाँ के लोग परेशान हैं। यहाँ पर देहात ने पत्र के द्वारा शहर को अपनी अच्छाइयाँ बताई, उसके साथ ही वहाँ जो कमियाँ हैं, जो तकलीफ़ है, जो समस्याएं हैं, उससे भी उसे शहर को अवगत कराया। अब यहाँ पे देहात का पत्र मिलने के बाद अब शहर ने भी देहात को पत्र लिखकर यहाँ जो शहर में समस्याएं हैं उसकी ओर अवगत कराया है। अब उन्होंने पत्र लिखा था 1 अगस्त 2017 को। अब शहर ने पत्र लिखा है 15 अगस्त 2017 को। अब ये पत्र लिखते समय कह रहे हैं, प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती? धीरे धीरे और भी विकास होगा। यहाँ पर सर्वप्रथम तो शहर ने देहात को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, आज जो हमारी आज़ादी का दिन है, उसके उपलक्ष्य में उन्हें बधाई दी है। प्रगति अर्थात उन्नति, विकास के दिवस के लिए बधाई दी है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन यानी जो बदलाव होता रहता है संसार में, उसके बारे में कहा है कि ये हमारे संसार का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती? धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें उतावला नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, कर्म की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप कर्म करते जाओ, फल अपने समय पर मिलेगा। आप उतावले होगे, धीरज खो दोगे, अशांत होगे तो इससे आप ही का नुकसान है। आप कर्म करो, जब आपको फल मिलना होगा तब आपको फल अवश्य मिलेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। धीरज का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली क्या करता है? पौधे लगाने के बाद भले उसमें कितने भी पानी डाले, उसकी सिंचाई कितने भी अच्छे से करे, लेकिन जब उसमें फल लगना है तभी उस पौधे में फल लगेंगे, ना कि बहुत अधिक पानी से, बहुत अधिक खाद से उसमें जल्दी फल लग जाएंगे। जब वो अपने मौसम के अनुसार ही उस पर फल लगेंगे। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेज़ी से मेरे यहाँ आ रहे, परंतु आकर भी सब कहाँ सुखी हैं, चिराग तले अंधेरा। अब यहाँ पर देखिए कि देहात में नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोज़गार की तलाश में, या शहरी सुविधाओं की चमक दमक की ओर आकर्षित होकर वहाँ के जो नवयुवक हैं वो शहर की ओर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर भी क्या है? चिराग तले अंधेरा। इसका अर्थ होता है योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता है। जब आप देखते हो मोमबत्ती या दिया जलता है, उसका प्रकाश चारों ओर जाता है, लेकिन उसके ही नीचे आप देखोगे तो अंधेरा दिखाई देता है। तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं कि यहाँ हमें व्यवसाय मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है? जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन हो जाओगे और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से परेशान हो उठा हूँ। यहाँ पर गांव से, अनेक देहातों से लोग कहाँ पे आ रहे हैं? शहर की ओर आ रहे हैं और यहाँ की जनसंख्या, आबादी को बढ़ा रहे हैं। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वो सब यहाँ पर कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। जिस चमक दमक को देखकर, जिस
रोजगार की तलाश में देहात से लोग शहर की ओर आते हैं। कई लोग ऐसे हैं यहाँ आने के बाद पछताते भी हैं। जैसे कि अभी इस समय की स्थिति छात्रों आपको पता ही है कि जो महामारी फैली है कोविड-19, जिसके वजह से जो लोग यहाँ भाड़े के रूम में रहते थे या जिनका रोज़गार बंद हो गया, जिनको भूखों मरने की नौबत आ गई, वो अपने देहात की ओर चले गए शहर की चमक दमक को छोड़कर, क्योंकि वहाँ वो खेती करके या कोई भी छोटा व्यवसाय करके अपना पेट भर सकते हैं। रहने के लिए उनके पास घर है, लेकिन यहाँ पर उनके पास इन सब चीज़ों का अभाव है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। किसकी समझ में? देहात के समझ में। ये कौन कह रहा है? शहर उसे कह रहा है कि अपने गांव के लोगों को इस छोटे परिवार के महत्व को समझाओ। तुम्हें उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि खेती बाड़ी तो ठीक है, वो तो आप कर रहे हो, लेकिन जो रोज़गार की तलाश में आप गांव से जो देहात से शहर की ओर आ रहे हो, इसकी अपेक्षा तुम ऐसे कुछ करो कि आपको गांव में ही रोज़गार उपलब्ध हो जाए। इसके लिए शहर देहात को सलाह दे रहा है कि विभिन्न व्यावसायिक कौशलों जिससे व्यवसाय किया जा सके, जैसे कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में बसा है। आज कितने ही विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसी बहुत सी खेल के जो है जिसमें अधिकतर गांव के लोग ही विकास की तरफ बढ़ पाए हैं या अपने आप को प्रसिद्धि की ओर ले जा पाए हैं। वो कह रहे हैं खेल जो है वहाँ के ग्रामीण जीवन की आत्मा है और इसमें कई ऐसे लोग हैं जो आज प्रसिद्ध हुए हैं, वो गांव से ही आए हैं। तो ऐसी चीज़ों को अपना उद्देश्य बनाकर जीवन में इन लोग आगे बढ़ें। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। ये कह रहे हैं कि खेल के लिए जो गांव जाना जाता है वो अपनी तरक्की और विकास कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयास करना होगा। जो गांव है उसको क्या समझना है? परिवार समझना है। कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ का विकास होने के लिए पहले तो एकता का होना ज़रूरी है। जब तक हमारे परिवार में एकता नहीं होगी वो परिवार विकसित नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि गांव को लोगों को भी आपस में मिलकर एकजुट होकर रहना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकेंगे और अपना विकास कर सकेंगे। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दोनों का ही, शहर का भी और देहात का भी, दोनों का मूल समस्या का एक ही कारण है। क्या है? आबादी, अशिक्षा और गरीबी। आबादी का अर्थ है जो बढ़ती हुई जनसंख्या है। अशिक्षा, शिक्षित नहीं है लोग, कम पढ़े लिखे हैं, और गरीबी, जिनके पास रुपए पैसे नहीं हैं। ऐसे ये तीनों समस्या, तीनों मूल समस्या दोनों ही जगह पर पाई जाती है, शहरों में भी और देहातों में भी। मेरे यहाँ लोग रोज़गार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। लोग जो गांव से शहर की तरफ आते हैं रोज़गार के लिए आते हैं। अगर यही रोज़गार आपस में मिलकर छोटे लघु उद्योग, जैसे अभी बहुत से गांव में छोटे मोटे लघु उद्योग खुल गए हैं, जैसे कारपेट जो होता है उसके काम किए जाते हैं, घरों में सामान बनाकर बेचे जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग खुल गए हैं जिसका फ़ायदा उठाकर लोगों को वहीं रोज़गार मिल जा रहा है। उनको अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग जैसे फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। और ये व्यवसाय सचमुच उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और वो अपने घर के परिवार के लोगों के साथ रहते हुए ये व्यवसाय करते हुए अपना भरण पोषण कर सकते हैं। देहात भाई,
कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। यहाँ पर शहरों में क्या है, आप देखते हो परिवहन के कारण धुआं है। अब और क्या हो रहा है, यहाँ पे हरे भरे पेड़ कम दिखाई देते हैं, खुला आसमान दिखाई नहीं देता है। लेकिन गांव में क्या है, वहाँ पर हरियाली है, प्रदूषण नहीं है, खुला खुला परिसर, आसपास का वातावरण खुला हुआ है, ना धुआं है और ना वाहनों की चिल्लपों का अर्थ है शोर शराबा। हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें कहाँ हैं, देहात में है शहर में भी, लेकिन गांव की अपेक्षा यहाँ पर बहुत कम है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। देहात में होते हैं, शहर में भी होते हैं, लेकिन उतनी सहजता और सरलता से नहीं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। यहाँ पर गांव में आप देखोगे तो घर जो होते हैं बहुत दूर तक होते हैं, खुला खुला मैदान होता है। लेकिन शहर में जनसंख्या इतनी है, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, इसके लिए इमारतों के जंगल से बन गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, यह तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वह अपने क्षेत्र का सर्वांगीण मतलब सबका और पूरा विकास करने के लिए अपने जन प्रतिनिधियों का सहयोग ले। जनप्रतिनिधि जो गांव के प्रधान लोग होते हैं, उनका सहयोग लें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। वैसे भी कहा जाता है कि हमारे आज के बच्चे कल के जो भविष्य है उज्जवल करने के लिए सहायक होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर शहर को जो है देहात कह रहा है कि जो आपके बच्चे हैं उन छात्रों को ऐसा ज्ञान दिया जाए तो वो अपना विकास कर सकेंगे। इस पाठ द्वारा लेखक ने हमें ये सीख दिया है कि बच्चों, दूसरों की सहायता द्वारा मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, बल्कि उसको स्वयं को कष्ट करके, मुसीबत करके, उसका सामना करके समस्या का समाधान ढूंढना है। दूसरों की गलती देखने के बजाय हमें अपनी कमियों को दूर करना है, उसके अनुसार अपने को हमें सफल बनाना है। दूसरों की और जब हम उंगली उठाते हैं, अगर 2 उंगली उसकी तरफ है तो 3 उंगली हमारी ओर होती है। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम दूसरों में गलती और कमी ढूंढने के बजाय अपनी गलतियों को ढूंढकर उससे दूर करने का प्रयास करें। यहाँ पे देहात और शहर दोनों में समस्याएं हैं और अच्छाइयाँ हैं। ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह अपना जीवन व्यतीत करे। यहाँ पर इस पाठ द्वारा लेखक ने दोनों की समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, साथ ही छात्रों को पत्र के महत्व को भी समझाने का प्रयास किया है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन आंसर और शब्द आपको PDF में भेजा हुआ है। आप लोगों को लिखकर मुझे मैसेज करके वो PDF भेजना है, जो आप लोग लिख लोगे और मैं चेक करके आप लोगों को रिमार्क दूँगी। यहाँ पे देखिए नए शब्द: साझा करना, बांटना, रौनक, चमक दमक, व्यथित, दुखी, विख्यात, बहुत प्रसिद्ध, आबादी, जनसंख्या, चिल्लपों, शोर, मुहावरे: दुखड़ा रोना, दुख सुनाना, दिन दुनी रात चौगुनी, उन्नति करना, तेज गति से विकास करना, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, कहावत: चिराग तले अंधेरा, योग्य व्यक्ति के आसपास ही योग्यता। ये सब आप लोगों को नोटबुक में लिखना है और मुझे मैसेज करके बताना है। धन्यवाद। अब मैं यहीं पे आप लोगों का ये पाठ समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।